हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीहू एकेडमी। मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आज हम भाषा विज्ञान का लेक्चर 8 देखने वाले हैं। तो कुछ दिनों से आपके लेक्चर्स नहीं आ पा रहे थे, वो इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो अभी आपको सारे जो लेक्चर्स हैं वो लाइन बाय लाइन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं हमारा टॉपिक क्या है आज का। तो हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है भाषा व्यवस्था एवं भाषा व्यवहार। ठीक है, तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, भाषा विज्ञान के नाम से अलग बनाई है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें केवल भाषा विज्ञान की वीडियो देखनी होती है। ठीक है, तो वो भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और बाकी कुमाऊं यूनिवर्सिटी और एसएसजे यूनिवर्सिटीज़ की मैंने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर की प्लेलिस्ट तैयार की हुई है। तो वहाँ से वो लोग भी अपने पूरे सेमेस्टर की जो भी आपकी व्याख्याओं वाली वीडियोस हैं और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हैं उसके बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनमें से ही आपके एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन करवाए हैं जो कि सेम टू सेम क्वेश्चन बिना कुछ चेंज के आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और आते भी हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर से मैच कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे से आपको मिल जाएगा पीडीएफ, पेपर वगैरह सब। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपके सभी चीज़ों के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार, इसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी के अनुसार भाषा शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से अपने व्यापक अर्थ में किया जाता है। ठीक है, यानी कि भाषा शब्द जो है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, हम व्यापक अर्थ में करते हैं। यानी कि हमने सबसे पहले जो अपना लेक्चर लिया था उसमें हमने जाना था भाषा क्या होती है, हमारा संचार का माध्यम होती है, यानी कि जिससे हम अपने विचार दूसरे तक और दूसरों के विचार जो हैं वो खुद तक लेते हैं। ठीक है, इसमें उच्चारण, ग्रहण और बोध सभी सम्मिलित होते हैं। उच्चारण यानी कि हमारा बोलना, ग्रहण यानी कि जो हम लेते हैं, ठीक है, यानी किसी के जो विचार हैं उसे हम जब समझते हैं उसे ग्रहण करना, और बोध यानी कि सोचना। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, इसमें सम्मिलित होती हैं। बोलने वाला भी भाषा बोलता है, सुनने वाला भी भाषा सुनता है, और बोध भी भाषा के रूप में होता है। लेकिन सूक्ष्मता से विचार करने पर भाषा के दो रूप दिखाई देते हैं। कौन कौन से दो रूप? स्थायी एवं सूक्ष्म रूप, यानी कि एक स्थायी रूप होता है और दूसरा होता है अस्थायी, जिसे स्थूल रूप भी कहा जाता है। स्थायी तथा सूक्ष्म रूप को भाषा और अस्थायी तथा स्थूल रूप को वाक यानी स्पीच कहते हैं। वाक को भाषण भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब आप बात को समझिए। भाषा व्यवहार और भाषा व्यवस्था क्या है? ये भाषा और वाक इन दोनों का एक तरीके से हम यहाँ पे जानेंगे कि इनका संबंध कैसे है, इनमें क्या अंतर होता है, किस तरीके से ये हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हम जानने वाले हैं। वाक सबसे पहले जानिए होता क्या है। स्पीच यानी कि देखिए, भाषा क्या है, जो अक्षर हैं, ठीक है, जैसे ये है आ, ए, ठीक है, ये सब क्या है, ये क्या है, ये एक भाषा है ना, कि ये हिंदी भाषा है, ये इंग्लिश भाषा है, अंग्रेजी भाषा है। ठीक है, लेकिन स्पीच क्या होती है? स्पीच होता है एक तो बोलने का तरीका, ठीक है, दूसरा होता है स्पीच बोलना। ठीक है, यानी कि जो हम बोल गए हैं, हमारी जो आवाज़ है ये वाक्य अंतर्गत आएगी। ठीक है, हमारी स्पीच यानी कि हमारी जो आवाज़ है वो वाक्य अंतर्गत आएगी। उसके अलावा बोलने का जो तरीका है वो वाक्य अंतर्गत आता है। यानी कि हमारा आपने इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच का नाम सुना होगा, तो उसमें हम क्या सीखते हैं, हम उसमें सीखते हैं कि हम जब एक सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में हम किस चीज़ को आगे पीछे लेते हैं। यानी हम पहले नाउन लेते हैं जो कि हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, उसके बाद हम मेन वर्ब का यूज़ करते हैं, देन हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम जानते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ करते हैं, हम बीच में करते हैं। कंजक्शन का कहाँ करते हैं, स्टार्टिंग में करते हैं। ठीक है, सॉरी, बीच में करते हैं। और इंटरजेक्शन का कहाँ करते हैं, स्टार्टिंग में करते हैं। तो इस तरीके से हम पार्ट ऑफ स्पीच को लगाना सीखते हैं कि हम एक सेंटेंस को जब तैयार करेंगे तो पार्ट ऑफ स्पीच को कहाँ रखेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ हर लैंग्वेज में होती है। ठीक है, हिंदी में भी होती है कि हम किस तरीके से बना रहे हैं सेंटेंस। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में होती है, ऐसे अदर लैंग्वेजेस में भी हमें ये देखने के लिए मिलता है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम भाषा और वाक यानी लैंग्वेज और स्पीच के बीच का जो डिफरेंस है वो भी देखेंगे और इनके बीच की जो समानता है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। भाषा सूक्ष्म तथा भावात्मक वस्तु है और वाक स्थूल तथा भौतिक वस्तु है। भाषा स्थायी है और वाक अस्थायी। जो कुछ हम बोलते हैं वह वाक है, यानी जैसे मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ तो वो क्या है, वाक है, ठीक है। श्रवण के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह भाषा है, ठीक है। श्रवण यानी कि सुनने से, यानी कि मैंने आपसे जो बोला तो मेरा बोल के छोड़ देना क्या है, वाक है, ठीक है। और आपने ये सुना और सुन के आपको जो समझ आया, आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, ये क्या है, भाषा है, ठीक है। आपने मेरी भाषा को सुना, समझा, जिससे क्या हुआ, आपको ज्ञान मिला, ठीक है। वागेंद्रिय द्वारा उच्चारित और श्रवणेंद्रिय द्वारा ग्रहित भाषा का रूप वाक की श्रेणी में आता है। यानी मैंने जो बोला और आपने जो सुन के ग्रहण किया, उस भाषा के रूप को क्या कहते हैं, वाक कहते हैं। यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं गया, यहाँ पे भाषा के लिखित रूप का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है। इसके द्वारा जो बोध या ज्ञान होता है वह भाषा का वास्तविक रूप है। यानी वाक करने पर, यानी कि मेरे बोलने पर आपको जो भी बोध हुआ, जो भी ज्ञान हुआ, जो भी आपकी समझ में आया, वो क्या है, भाषा का वास्तविक रूप है। भाषा क्या है, साध्य है और वाक क्या है, साधन है, ठीक है। मनुष्य शब्दों या वाक्यों को सुनकर जो कुछ सीखते हैं वही भाषा है और भाषा को सीखकर हम जो बोलते हैं वही वाक है, ठीक। जैसे कि हिंदी में हम बोलते हैं यहाँ आइए और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम हियर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी बात सुनिए, भाषा क्या है, जो कि आप समझे, ठीक है। जैसे मैंने कहा यहाँ आइए, या मैंने कहा कम हियर, या फिर मैंने इशारा करा, या मैंने कुछ भी आपसे किसी भी अनदर लैंग्वेज में बात की, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो बोला वो क्या थी, वाक, ठीक है। मैंने क्या बोला, वाक। मैंने बोल दिया कम हियर, इधर आइए, कुछ भी बोला मैंने, लेकिन आपने उसे समझा और आपने उस पे क्या किया, एक्शन किया। यानी मैंने आपको बुलाया और आप आए, आपकी समझ में आया, आपको उसका बोध हुआ, तो वो क्या हुआ, भाषा। समझ गए, ठीक। आगे देखिए। इस प्रकार भाषा के बोध पक्ष को हम भाषा और उच्चारण एवं श्रवण पक्ष को वाक कहते हैं। यानी आप जो बोलते हैं या जो सुनते हैं वो किसकी श्रेणी में आता है, वाक की श्रेणी में आता है। भाषा अनुमोदित भाव और विचार के रूप में स्थायी है, जबकि वाक उच्चारण के साथ नष्ट होती रहती है। देखिए, भाषा क्या होती है, अनुभूति भाव या विचार। यानी कि मैंने आपसे कहा यहाँ आइए, आपने उसे समझा, उसे फील किया, उस पर विचार किया कि आपको जाना है या नहीं जाना, देन आप आए, ठीक है। तो भाषा वो वहीं रह गई, ठीक है। आप हमेशा समझेंगे इस बात को। बट वाक क्या होता है, उच्चारण के साथ खत्म हो जाता है। यानी मैंने जैसे ही कहा यहाँ आइए, वो बात वहीं खत्म हो गई, समझे, वो वहाँ से मुंह से निकला और छूट गया, वो वाली चीज़ है यहाँ पे, ठीक। भाषा ज्ञान की समष्टि है और वाक उसकी अभिव्यक्ति। वाक्य और व्याकरण भाषा के अंग है, परंतु उच्चारण और ग्रहण वाक के अवयव है। आगे देखिए। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार सेस्यू द्वारा प्रयुक्त फ्रांसीसी शब्द लैंग्वे और पागलो, जो अंग्रेजी में भी चलते हैं, के प्रति शब्द के रूप में हिंदी में क्रमशः भाषा और वाक का प्रयोग चलता रहा है। अब लगता है कि प्रति शब्द सेस्यूर के ठीक मंतव्य को व्यक्त नहीं कर पाते, अतः इन्हें क्रमशः भाषा व्यवस्था यानी कि लैंग्वेज सिस्टम तथा भाषा व्यवहार यानी लैंग्वेज बिहेवियर कहना कदाचित अधिक ठीक होगा। यानी कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो भाषा और वाक था उसके लिए पहले ये शब्द प्रयोग किए जाते थे, ठीक है। अब इन्हें हटा के क्या शब्द प्रयोग किए जाते हैं, भाषा व्यवस्था यानी कि लैंग्वेज सिस्टम और भाषा व्यवहार यानी कि लैंग्वेज बिहेवियर, ठीक है। ये ज़्यादा सही है भाषा और वाक के लिए, ठीक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भाषा ही भाषा व्यवस्था और वाक ही भाषा व्यवहार है। अब आप एक चीज़ को अच्छे से समझिए, हाईलाइट कीजिए कि भाषा क्या है, भाषा व्यवस्था, यानी भाषा का दूसरा नाम भाषा व्यवस्था है और वाक का ही दूसरा नाम
भाषा व्यवहार है। अब आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपसे भाषा व्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको भाषा के बारे में बताना है, जो कि हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि भाषा क्या होती है, कैसी होती है। ठीक है, सब कुछ हम क्लियरली पढ़ चुके हैं। वो नहीं देखा है तो लेक्चर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और वाक को क्या कहते हैं? भाषा व्यवहार, जो कि अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि वाक होता क्या है और वाक का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो देखिए भाषा व्यवहार, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी के अनुसार यदि भाषा का व्यवहार की दृष्टि से विचार किया जाए तो ज्ञात होगा कि भाषा का व्यवहार प्रायः 3 स्थितियों में किया जाता है। तो कपिल देव द्विवेदी जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि यदि हम वाक की दृष्टि से यानी भाषा का व्यवहार की दृष्टि से विचार करें, ठीक है, वाक की दृष्टि से अगर भाषा पे विचार किया जाए तो भाषा का व्यवहार कितनी 3 स्थितियों में किया जाता है। कितनी? 3 स्थितियों में किया जाता है, याद रखिएगा। सबसे पहले व्यक्ति स्वयं के लिए कुछ बोलता है, दूसरा व्यक्ति दूसरे के लिए कुछ बोलता है, तीसरा व्यक्ति समाज के लिए कुछ बोलता है। ठीक है, आप खुद सोचिए कि आप जब कोई बात करते हैं तो या तो खुद से बातें करते हैं, खुद के लिए कुछ बोलते हैं, या तो दूसरे के लिए कुछ बोलते हैं, या तो समाज के लिए कुछ बोलते हैं। इसके अलावा तो चौथे के लिए नहीं बोलते। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्ति स्वयं के लिए। कुछ विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति अपने लिए ही भाषा का प्रयोग करता है। ये परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि हम भी अपने लिए बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जब बात करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बातें आपको याद रहती हैं, कुछ बातें नहीं, कि हम कौन सी कंडीशंस में अपने आप से बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो देखेंगे और एग्जाम में ये पक्का काम आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, देखिए स्वयं के लिए कब कब बोलते हैं? मनोरंजनार्थ यानी मनोरंजन करने के लिए। स्वागत भाषण, स्वागत के लिए, स्वागत भाषण यानी खुद को जब हम अपने आप को शेयर कर रहे होते हैं या फिर हम अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं या फिर हम अपनी तारीफ खुद कर लेते हैं तो वो है स्वागत भाषण। जप आदि में, ठीक है, यानी कि हम जब कोई जप करते हैं, कोई पाठ कर रहे होते हैं तो उस समय पे पाठ स्मरण या दोहराना, जब आप कुछ याद कर रहे होते हैं, बार बार पढ़ते हैं उसे। ठीक है, और भय निवारण यानी कि डर को भगाने के लिए, जैसे कई बार हम हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे या हम डर लग रहा है, हम एकदम से कुछ बोलने लगे तो वो डर का निवारण। कष्ट निवारणार्थ यानी कि जब आपके दर्द होता है तब आप बात करने लगते हैं, उस समय पे हम कुछ पढ़ने लगते हैं तो वो चीज़ें क्या होती हैं? कष्ट निवारण। गंभीर चिंतन, हम जब ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं तो क्या होता है, कई बार हम गंभीर चिंतन के दौरान अपने आप से बात करने लगते हैं तो उस टाइम पे। मनोभाव व्यंजन यानी कि मनोभाव व्यंजन यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी फीलिंग्स ऐसी होती हैं कि हम किसी से शेयर नहीं करना चाहते और ये हमारे मन में कोई बात आई है जो कि हम नहीं बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उस समय पे क्या होता है कि हम अपने जो मन की बात है वो या तो खुद से कह देते हैं या फिर, क्योंकि हम ऐसा होता है ना कि किसी से शेयर नहीं करना चाहते तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि अपनी बात अपने आप से कह लेते हैं। खाली स्थान ढूंढते हैं जहाँ पे हम अपने आप से बोलने लगते हैं, चांद तारों से बातें करने लगते हैं, हवा में बातें करने लगते हैं, तो वही जो टाइम होता है वो उसके यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए व्यक्ति दूसरों के लिए। तो भाषा का प्रयोग स्वयं के पश्चात व्यक्ति विशेष से संपर्क में आने पर होता है। यानी कि अभी तो हमने खुद से बात करी थी हर चीज़ के लिए, अब हम किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, किसी के साथ हैं, तो हम जाहिर सी बात है कि भाषा का प्रयोग करेंगे। तो निम्न परिस्थितियों में यही व्यक्तिगत संपर्क ही कार्य करता है। यानी कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि जब हम व्यक्ति विशेष के संपर्क में आ चुके हैं तो हम भाषा का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले शिष्टाचार निर्वाह यानी कि शिष्टाचार के लिए हाउ हेलो वगैरह, ग्रीटिंग वगैरह के लिए। ठीक है, परामर्श तथा मंत्रणा, तो परामर्श वगैरह देने के लिए, कोई ओपिनियन, कोई चीज़ बताने के लिए। ठीक है, हम उस समय पे दाम्पत्य संबंध एवं स्नेहमूलक संबंध यानी कि दाम्पत्य संबंध यानी पति पत्नी या स्नेहमूलक प्रेम संबंध कोई भी, तो माता पिता से संबंध या कुछ भी, तो संबंध जब किसी से आपका है तो आप उससे भी बातचीत करेंगे। व्यक्तिगत संपर्क और कार्य, कोई भी आप जॉब करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी व्यक्ति के संपर्क में है तो आप उससे, ऐसा तो है नहीं हमेशा चुप रह सकते, कोई ना कोई आपकी बात ज़रूर होगी। ठीक है, कार्यार्थ आदेश, किसी को कोई आप काम का आदेश दे रहे हैं, किसी से आपने कहा पानी ले आओ, किताब ले आओ, ये वहाँ रख दो, तो उस तरीके की जो बातें होती हैं, जो आदेश होता है वो इसके अंतर्गत आता है।
भाव प्रकाशन या आत्म अभिव्यक्ति, यानी कि आपके मन में किसी के लिए कोई फीलिंग है, आप अपने भाव जब किसी और को बताना चाहते हैं, जैसे कि देखिए मैंने ऊपर आपको एक कंडीशन बताई थी कि जब हम कुछ भी बात अपनी किसी और से शेयर नहीं करना चाहते, उस समय पे क्या करते हैं, हम हवा में बातें करने लगते हैं, अपने आप से बातें करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे कि जब हम किसी के लिए कुछ फील करते हैं, किसी से कुछ कहना चाहते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं और हम उससे वो बात कह देते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या है, हम दूसरों के लिए अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। थर्ड आता है व्यक्ति समाज के लिए। तो व्यक्ति समाज के लिए जब बोलता है तो भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति समाज का एक सजीव सदस्य बनता है। सामाजिक दृष्टिकोण से भाषा के निम्नलिखित उपयोग हैं, यानी कि अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो भाषा का हम कई जगह पर उपयोग करते हैं। कब कब हम करते हैं, भाव संप्रेषण में। भाव संप्रेषण क्या होता है, भाव संप्रेषण होता है क्योंकि हम देखिए समाज में रहते हैं, ठीक है, तो समाज से अपने भाव जो है, यानी कि अपनी जो भावना है वो जाहिर सी बात है कि हमारी बांटने में आएगी, यानी कि आप कभी ना कभी कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई एडवाइस, कुछ ना कुछ आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, कभी ना कभी होगा। क्यों, क्योंकि आप समाज में रहते हैं, या मानिए कहीं ना कहीं आप किसी ऐसी पोजीशन पे, किसी ऐसी जगह पर खड़े होंगे, ठीक है, कि आपको अपने जो भाव है वो बताने होंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अपनी पर्सनल फीलिंग्स की बात हो रही है, यहाँ पे एक भाव यानी कि आपके जो विचार वगैरह हैं उन्हें बताने की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है संसूचन। नेक्स्ट क्या है, संसूचन, ठीक है, थोड़ा ये पेन चलने में प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, संसूचन। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम समाज के उपयोग के लिए जो भी सूचनाएं वगैरह होती हैं वो लोगों तक पहुँचाते हैं, यानी कि विज्ञान, कला, संस्कृति वगैरह जो है वो सब चीज़ें किसमें आती हैं, इसी के अंतर्गत आती हैं। तो ये हम कैसे पहुँचाते हैं, पत्रिकाओं के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, ठीक है, और भी कुछ नेशनल एक्टिविटीज़ वगैरह के द्वारा हम ये क्या कहते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। तो वो सब कैसे में आ गई, संसूचन में आ गई, ठीक है। फिर आ गया उद्बोधन। उद्बोधन क्या होता है, ये एक सामाजिक पहलू है, ये भी भाषा का ही एक सामाजिक पहलू है। तो यहाँ पे क्या होता है कि समाज में क्या है, हमें जागरूकता लानी है, तो उसके लिए जब हम कुछ बोलते हैं, ठीक है, हम कर्तव्य की शिक्षा किसी को देते हैं, यानी हम किसी को कोई भी तरीके की शिक्षा दे रहे हैं, या फिर हम किसी को कोई निर्देश दे गए हैं, या समाज के हित के लिए किसी साहित्य का प्रयोग कर रहे हैं, किसी अन्य प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि हम किसी को प्रेरणा दे सकें, किसी को जागृत कर सकें, तो वो क्या होता है, उद्बोधन के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ पे हम समाज के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम किसके लिए बात कर रहे हैं, समाज के लिए बात कर रहे हैं। फिर आता है रसास्वादन। रसास्वादन में क्या होता है कि यहाँ पर साहित्य या विश्व साहित्य की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हम उसका प्रयोग करते हैं, यानी कि हम साहित्य है, ठीक है, साहित्य क्या होता है, रसबोध का साधन है। रसबोध का साधन होने का मतलब होता है कि जब हम साहित्य को पढ़ते हैं तो हमें एक अलग ही खुशी मिलती है, एक अलग ही चीज़ें हमें कुछ जानने के लिए मिलती हैं। उसे पढ़ने में क्या होता है कि जब आप एक साहित्य को पढ़ते हैं तो आप क्या होता है, उसे फील करने लगते हैं। थोड़ा टाइम बाद आप स्टार्टिंग में अगर बोर भी हो रहे हैं तो आप एक कहानी पढ़िए, आपको ये लगने लगेगा आप उन्हीं में से कैरेक्टर में से है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप इतने खो जाएंगे, आपके कान पे बैठा कोई बोल रहा है, आपके पास में बैठे अपनी मम्मी आवाज़ देंगे, आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आप उस साहित्य में खो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो हमें आनंद की प्राप्ति करवाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उसे किसी और के सामने प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो होती है रसास्वादन होती है। अगर मैं इसे शॉर्ट में कहूँ तो हम कह सकते हैं, आपने कभी पाठ करवाया है, जैसे कि किसी किसी के यहाँ होता है रामचरितमानस का पाठ, गीता का पाठ, तो उसमें क्या होता है कि ये जो साहित्य है, ये जो चीज़ें हैं, उनका जो पाठ है वो जब सामने वाला करता है आप सुनते हैं तो वो रसास्वादन के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसे सुन के आप बोर नहीं हो रहे होते, आप इसे सुन के अच्छा फील कर रहे होते हैं, आपको शांति मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है दर्शन अथवा चिंतन, ठीक है, दर्शन अथवा चिंतन। तो ये जो है ये भाषा का 5वां सामाजिक उपयोगी दर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये भाषा के जो स्तर है, भाषा का जो स्तर है उसे क्या कर देता है, ऊंचा कर देता है, क्योंकि क्या है, दार्शनिकता से उसे जोड़ देता है, ठीक है। यानी कि
जो भी हम समाज के हित को ध्यान में रखते हुए वैश्विक रूप से, यानी विश्व को ध्यान में रखते हुए, वैश्विक रूप से समाज को ध्यान में रखते हुए जो भी हम विचार कर रहे हैं, जो भी हम चिंतन कर रहे हैं, उस सब को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? दर्शन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, इस वाली श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं और इसी के अंतर्गत हम बोलते हैं। कहने का मतलब है कोई विश्व स्तर पे कोई सेमिनार है, ठीक है, आप उसमें जा रहे हैं और आप उसमें एक अपना ओपिनियन रख रहे हैं। ठीक है, आप जब अपना ओपिनियन रख रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? दर्शन और चिंतन। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? समाज के लिए अपने जो बात है वो किसके लिए कह रहे हैं? समाज के लिए कह रहे हैं। ठीक है, आपकी पर्सनल तो नहीं है, आप समाज के हित के लिए वहाँ पे बोल गए हैं, समाज की तरफ से आप वहाँ पर बोल गए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।